लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि दोबारा आपने हमें बुलाया और आपकी लड़ाई में हमें शामिल किया। दोस्तों, एक बात, आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी माँ बहनों और हमारे भाइयों के अंदर कहीं ना कहीं एक डर छुपा हुआ है कि कल NPR होगा, NRC होगा और हो सकता है कि हमसे शहरियत छीन ली जाएगी, नागरिकता छीन ली जाएगी, हमें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, यकीन हो न हो बात तो यकीन की है, यकीन हो न हो बात तो यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं की हवा में सांस ले रहे हैं, मरने के बाद इसी मिट्टी में दफन होने वाले हैं। कोई भी सरकार आ जाए, पहले भी सरकारें थी, आज भी सरकार है, मुस्तकबिल में भी सरकारें आने वाली हैं। किसी के बाप का मजाल नहीं है कि एक भी मुसलमान को निकाल दे। आप अपने अंदर के डर को निकाल दीजिए, आपसे मेरी यही गुजारिश है। आप लड़ाई लड़िए, एहतजाज कीजिए, जमहूरी लड़ाई लड़िए, लेकिन आप अपने अंदर के डर को निकाल दीजिए। दोस्तों, आज आप सड़क पे मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह किस लिए कर रहे हैं कि आज भारत का संविधान खतरे में है। हिंदुस्तान में जो इंसानियत और मानवता है उस पे खतरा लाहक है। इंसानियत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और सिर्फ अपने हक को बचाने के लिए नहीं, तो आदिवासियों और दलितों के हक को बचाने के लिए आप सड़कों पर उतरे। दोस्तों, जब भी कोई तब्दीली आती है, जब भी कोई इंकलाब आता है, आंदोलन होता है, तो हमारे सामने एक हीरो निकल करके आता है। और आज का हीरो कौन है? आज का हीरो है हमारी औरतें, हमारी माँ और हमारी बहनें। आपने देखा होगा कि 15 दिसंबर को डेट सब नोट करके रखिए, हमें सीखना है और दूसरों को सिखाना है। 15 दिसंबर को जब जामिया में स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज हुआ था और दिल्ली के पुलिस के गुंडों ने हॉस्टल से, लाइब्रेरी से, मस्जिदों से और टॉयलेट से बच्चों को खींच खींच करके मारा था, तो हमारी दो बहनें सामने आई थी, लदीदा और आयशा, जिन्होंने पुलिस को रोका था। ये आयशा और लदीदा हमारी हीरो हैं। 15 तारीख के जुल्म के खिलाफ 16 तारीख को सुबह में हमारी माँ और बहनें शाहीन बाग में बैठ गई। उनका एहतजाज का 70 दिन से ज्यादा पूरा होने वाला है। कड़ाके की ठंडक में बैठी, गोलियों की का जुल्म उन्होंने सहा, ताने उन्होंने सहे, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। सारी तकलीफों को सहते हुए आज भी बैठी हुई है संविधान को बचाने के लिए। वो शाहीन बाग की माँ और बहनें हमारी हीरो हैं। आपने देखा होगा कि 5 जनवरी को JNU में जब मास्कधारी ABVP और बजरंग दल के गुंडों ने तालिब इल्मों पे हमला किया था और साबरमती हॉस्टल में घुस करके बच्चों को मारा था, तो एक लड़की घायल हुई थी जिसका नाम था आयसी घोष। वो आयसी घोष हमारी हीरो है। उसके बाद आपने देखा होगा कि 3 बुजुर्ग खवातीन को टेलीविजन पे मुबाहसे के लिए बुलाया गया था। उसमें एक 82 साला खातून जिनका नाम अस्मा खातून है, वो बार बार नरेंद्र मोदी की मां को अपना बहन बताती हैं और कहती हैं कि टीवी पर अपने 9 पुस्तों का नाम बताती हैं और प्रधानमंत्री को चैलेंज करती हैं कि प्रधानमंत्री जी आप कम से कम अपने 7 पुस्तों का नाम बता दीजिए। वो अस्मा खातून हमारी हीरो है। और आखिर में 5वां हीरो, आपने देखा होगा कि शाहीन बाग के खिलाफ में कोर्ट में पिटीशन दाखिल हुआ। इस मुल्क में जमहूरी एतबार से एहतजाज करने का हक है, इस हक को कोई छीन नहीं सकता, लेकिन कुछ RSS के दलालों ने कोर्ट में पिटीशन किया कि शाहीन बाग को खत्म किया जाए।
कोर्ट ने मीडिएटर्स अपॉइंट किए और भेजा कि आप जाइए और शाहीन बाग की औरतों से बात कीजिए। आपने देखा संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन, ऐसे 2-3 मीडिएटर्स थे। जब हो गए और हमारी औरतों से बात की तो हमारी औरतों ने क्या कहा, आपको ऑफिस जाने में देरी हो रही है तो आपको तकलीफ हो रही है, आपको थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक जाम हो रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है, और हमारे पूरी तरह से नागरिकता को खत्म करने की बात हो रही है तो आपको कोई फिक्र नहीं है। ये औरतें जिस सच्चाई से, जितनी हिम्मत से और जितनी ढिठाई से हमारे बाजू को इन लोगों ने रखा, वो औरतें हमारी हीरो हैं। लेकिन दोस्तों, जब औरतें सड़कों, मेरी मां बहनों, आज महिला दिवस है, 8 मार्च है, वर्ल्ड वुमेन्स डे है। आप सबको मैं बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने 8 मार्च के दिन अपने ट्विटर हैंडल को औरतों के लिए छोड़ दिया। मैं प्रधानमंत्री को कहता हूं, प्रधानमंत्री जी अपने ट्विटर हैंडल को और सोशल मीडिया अकाउंट्स को हमारी शाहीन बाग की औरतों के हवाले कर दो। आपको याद दिला देंगे कि आपका राज धर्म क्या है, आपको याद दिला देंगे कि देश कैसे चलता है, आपको याद दिला देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बचाया जाता है, और आपको याद दिला देंगे कि आपका काम क्या है और क्या करना है। लेकिन आपको पता है कि एक ढोंगी ने शादी किया लेकिन निभा नहीं रहा है, और योगी ने आज तक शादी नहीं किया। ये ढोंगी सबसे पहले अपने मां के पास जाकर के फोटो खिंचवाता है और उस फोटो को पॉलिटिकली यूज करता है। इसको महिलाओं का कदर नहीं है। दूसरी बात, शादी करने के बाद निभाता नहीं है। उसके बाद आज हमारी औरतें इतने दिनों से रोड पे बैठी हुई है, लेकिन आज तक उसने एक भी अपने महिला मंत्री को जाकर के नहीं भेजा कि जाओ और हमारी शाहीन बाग की औरतों से बात करो और पूछो कि उनके क्या तकलीफें हैं, किस लिए वो बैठी हुई है। इनके अंदर औरतों के प्रति कोई भी इज्जत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, अगर आपको औरतों की इज्जत की परवाह है तो सबसे पहले आसिफा, जिसका रेप हुआ था जम्मू में और आपके पार्टी के लोगों ने मुजरिमों को, जालिमों को बचाने के लिए जुलूस निकाला था, सबसे पहले उनको सजा दो और आसिफा को इंसाफ दो। उसके बाद चिन्मयानंद ने जिस लड़की को रेप किया था, चिन्मयानंद को जेल के अंदर डालो और उस लड़की को इंसाफ दो। सेंगर ने जिस लड़की का रेप किया था और उसके बाप का कत्ल किया था, सबसे पहले तुम सेंगर को फांसी दो और फिर जाकर के वो औरतों को इंसाफ दो। तुमसे इंसाफ की बात हम नहीं सुन सकते, महिला न्याय की बात तुमसे हम नहीं सीख सकते। उसके बाद ढोंगी के ऊपर आते हैं। ये ढोंगी बार बार कहता है कि ठोक दूंगा, सीधा कर दूंगा, देख लूंगा। ये योगी जो अपना नाम भी सही नहीं बताता है। अरे मुख्यमंत्री के मुंह से तो ऐसी बात निकलती है कि मैं गरीबी दूर कर दूंगा, मैं बच्चों को पढ़ा दूंगा, जो तकलीफ पे उनकी तकलीफ दूर कर दूंगा, जिनको इंसाफ नहीं मिली है उन्हें इंसाफ दिला दूंगा। लेकिन ये वैसी भाषा नहीं करता है, ये गुंडों और मवालियों की भाषा करता है। ये कहता है कि मुसलमान मर्द कंबल ओढ़ करके अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं और औरतें सड़क पे एहतजाज कर रही हैं। हमारे मोइन भाई ने इस बात को निकाला था, और यही योगी कुछ दिन पहले कहता था कि मुसलमान मर्द तो बाहर रहते हैं। और दोस्तों, एनआरसी और एनपीआर पे आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हमारे ऊपर एनआरसी और एनपीआर लाया जा रहा है, और इसलिए लाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि देश के अंदर कुछ घुसपैठिए हैं। आप एज्यूम कीजिए कि किसी मोहल्ले में चोरी होती है और वहां के थानेदार आता है और कहता है कि मोहल्ले के सभी लोग लाइन में खड़े हो जाइए,
और साबित कीजिए कि आपने चोरी नहीं की है और आप चोर नहीं हैं। आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ये थानेदार या तो पागल हो गया है या थाना चलाने की काबिलियत नहीं रखता है। आज हमारे देश में यही हो रहा है। कुछ हजार और कुछ लाख घुसपैठियों की वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार देश के 130 करोड़ जनता को लाइन में खड़ा कर रही है और यह कह रही है कि आप साबित कीजिए कि आप घुसपैठिए नहीं है। आप क्या कहेंगे? या तो ये सरकार पूरी तरह से पागल हो गई है या ये सरकार की काबिलियत नहीं है कि ये सरकार में रहे। इसको जल्द अज जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ देना चाहिए और रिजाइन करना चाहिए। इनके हाथों में देश सुरक्षित नहीं है, इनके हाथों में कानून सुरक्षित नहीं है, इनके हाथों में भारत की भाईचारा सुरक्षित नहीं है, इनके हाथों में भारत की इंसानियत सुरक्षित नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि एनआरसी और एनपीआर अगर आपको करना है तो सबसे पहले घुसपैठियों को निकालना है। तो भारत की सीमाएं की हिफाजत हो रही है। कहीं पे कोस्ट गार्ड लगे हुए हैं, कहीं पे बीएसएफ के जवान लगे हुए हैं, कहीं आईटीबीपी के जवान लगे हुए हैं। मेरा सवाल है कि घुसपैठिए देश के अंदर कैसे दाखिल हो जाते हैं? और अगर दाखिल हो जाते हैं तो किसकी ये कमजोरी है, किसका फेल्योर है? सबसे पहले तो अमित शाह का फेल्योर है, उसको रिजाइन करना चाहिए। और अगर किसी वजह से किसी रास्ते से घुसपैठिए देश के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो हमारे देश के अंदर की पुलिस उनको डिटेक्ट करे और उनको डिपोर्ट करे। हमको घुसपैठियों से कोई मोहब्बत नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि घुसपैठियों से मोहब्बत तो नरेंद्र मोदी को है। आज जो सीएए लाया जा रहा है और 2 लाख जो कहा जा रहा है कि रेफ्यूजी हम इनको नागरिकता देंगे, उसमें आधा से ज्यादा घुसपैठिए हैं। इनको नागरिकता देकर के अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश ये सरकार कर रही है। अगर सही में इनको घुसपैठियों को हटाना रहता तो डिटेक्ट करते, डिपोर्ट करते। भारत के मुसलमानों को इनसे कोई मोहब्बत नहीं है। प्रधानमंत्री तो लोगों को कपड़ों से पहचान लेते हैं, तो आए हुए घुसपैठियों को उनके चाल, चरित्र और चेहरे से क्यों नहीं पहचान लेते? या घुसपैठिए के आड़ में राजनीति कर रहे हैं और भारत के मुसलमानों और भारत के दलितों, आदिवासियों, गरीब, मजदूर, किसानों को तकलीफ देने की ये साजिश रच रहे हैं। दोस्तों, ये सरकार मुसलमानों से नफरत करती है, लेकिन आपके नफरत को दिखाती है और दिखा करके वोट बैंक में इजाफा करती है। लेकिन एट द सेम टाइम यह सरकार दलितों, आदिवासियों, गरीबों, मजदूरों, किसानों से भी नफरत करती है, लेकिन वो नफरत को दिखाती नहीं है। उसी नफरत का नतीजा है कि आज 130 करोड़ जनता को लाइन में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आज आप आंदोलन कर रहे हैं इसके खिलाफ, लेकिन आपसे मेरी एक गुजारिश है, आप थोड़ा पहले जगे होते तो ज्यादा बेहतर होता। जिस दिन पहलू खान को अलवर में मारा गया था, जिस दिन जुनैद को ट्रेन से उतार करके मारा गया था, जिस दिन दादरी में अखलाक को मारा गया था, जिस दिन गुजरात में दलितों को मारा गया था, जिस दिन धुलिया में सोलापुर के 5 कबायलियों को बच्चा चोरी के इल्जाम में मारा गया था, उस दिन अगर आप इसी तरह से रास्ते पे उतर के आते, शाहीन बाग बनाए होते, तो आज ये दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जगह हैं, ये एक अच्छी अलामत है और ये अलामत है कि हम जिंदा हैं और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बचा सकते हैं। जो लोग मर जाते हैं वो हरकत नहीं करते हैं। और आज आप जो रास्ते पे निकल करके आए हैं, हमारे रास्ते पे निकल करके आने पे भी प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये कब तक चलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि हम रास्ते पे उतर करके आए हैं और हम दिखाना चाहते हैं कि हम एक जिंदा कौम है।
आज हम जिंदा हैं। हमारे साथ और कौमें आए या ना आए, हम भाईचारा, इंसानियत और भारत के संविधान को बचाने के लिए एक जिंदा कौम की मिसाल को पेश करेंगे। दोस्तों, ये बार बार कहा जाता है कि एनपीआर ही एनआरसी बनेगा। आप थोड़ी सी 5 से 10 मिनट मैं एनपीआर और एनआरसी की बात करूंगा। एनपीआर ही एनआरसी बनेगा। कैसे बनेगा? मैंने भी बहुत मुताला किया है, आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे। आपसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA के वेबसाइट पर जाइए और कुछ पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है कि एनपीआर ही एनआरसी बनेगा। और एनपीआर, एनआरसी, डिटेंशन सेंटर, ये 5 चरणों में होगा, 5 स्टेप में होगा। पहले चरण में सरकार के अधिकारी और कर्मचारी आपके घर आएंगे और कहेंगे कि ये 21 कॉलम की एक फॉर्म भर दीजिए, एनपीआर का फॉर्म भरिए। मान लिया कि आपने भर दिया, पहला चरण पूरा हो गया। दूसरे चरण में ये जानकारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पास जाएगी। वो इन जानकारी को चेक करेंगे और जिनके शहरियत पे उन्हें शक है, उनके नाम के सामने डी लिख देंगे। डी लिखने का मतलब है कि आपकी नागरिकता, आपकी शहरियत पे सरकार को शक है। दूसरे चरण से ये तीसरे चरण में जाएगा। जिनके नामों के सामने डी लिखा जाएगा, उनके घर नोटिस जाएंगे और कहा जाएगा कि आप भारत के नागरिक हैं, आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कीजिए और सिद्ध कीजिए कि आप शहरी हैं। आपने डॉक्यूमेंट दिखाया, सरकार मान गई तो ठीक, नहीं मानी तो आपका मामला चौथे चरण में यानी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में चला जाएगा। आसाम का उदाहरण हमारे सामने है। वहां पे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में लोगों को इंसाफ नहीं मिला था। वहां से अगर आपको इंसाफ मिला तो ठीक, नहीं तो 5वें चरण में चला जाएगा, यानी आपसे शहरियत छीन ली जाएगी। और शहरियत छीनने के बाद या तो आपको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, या नहीं तो शहरियत छीन करके आपको एक मजदूर की हैसियत से देश में रहने की सिर्फ इजाजत दी जाएगी। और जब मजदूर की हैसियत से रहने की इजाजत दी जाएगी तो आपका क्या हाल होगा? आप तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे, सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उससे फायदा नहीं उठा सकेंगे, और उसके बाद सरकार की जो स्कीमें हैं उससे फायदा नहीं उठा सकेंगे। दोस्तों, इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का यही उपाय है कि हम महात्मा गांधी को फॉलो करें। अंग्रेजों का जब यहाँ पे राज था और जब जब सरकारों ने काला कानून देश पर लागू करने की कोशिश की, गलत आदेश लाने की कोशिश की, तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उसकी नाफरमानी की, उसको डिसोबी किया, उसकी खिलाफ वर्जी की, और वही आज हमको करनी है। जब सरकार के अधिकारी और कर्मचारी हमें कहेंगे कि आप एनपीआर के कॉलम को भरिए, तो हम क्या कहेंगे? हम महात्मा गांधी के रास्ते पे चलेंगे, महीनों महीने एहतजाज करेंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे, लेकिन एनपीआर के एक भी कॉलम को नहीं भरेंगे। दोस्तों, अगर आपने एनपीआर का एक कॉलम भी भर दिया, सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों को सिर्फ आपने अपना नाम भी बता दिया, तो समझ लीजिए कि एनपीआर का प्रोसेस आपके खिलाफ शुरू हो गया। इसे हमको रोकना है, किसी भी हालत में इसको रोकना है। और जब एनपीआर नहीं होगा तो एनआरसी का सवाल ही नहीं उठता है। जब एनआरसी नहीं होगा तो डिटेंशन सेंटर में जाने का सवाल ही नहीं उठता है। हम भी चैलेंज करते हैं सरकार को कि 20 करोड़ मुसलमान और उससे एडिशनल अगर कुछ दलित आदिवासी आ जाते हैं, 30 से 35 करोड़ लोगों को कैसे मजबूर करती है ये सरकार एनपीआर के लिए? हमारा भी चैलेंज है सरकार को। दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि ये सरकार का जो कदम है एनआरसी का, ये सिर्फ हमारे खिलाफ नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, यह देश के 80% लोगों के खिलाफ है।
आसाम में एनआरसी हुआ, आपने देखा कि 19 लाख लोग बाहर हैं, लेकिन उसमें 1/3 मुसलमान बाहर होना चाहिए, उतने नहीं है, 4 से 5 लाख मुसलमान बाहर हैं। इसका मतलब है कि ये एनआरसी हमारे साथ साथ मुसलमानों के साथ साथ दलितों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, कबायलियों के खिलाफ है। अगर एनआरसी होता है तो पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग, जिनके पास पैसे हैं, जो रिश्वत दे सकते हैं, वो एनआरसी करके बच जाएंगे। लेकिन फंसता कौन है? फंसता वही आदमी है जो दबा कुचला है और निचले स्तर पर है। गरीब फंसता है, दलित फंसता है, आदिवासी फंसता है, कबायली फंसता है। और मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि नरेंद्र मोदी जी, आप एनआरसी करने के लिए चले हैं, लेकिन अगर कोई काम सरकार करती है तो उसके लिए ग्राउंड होता है, और ग्राउंड ये है कि बर्थ रेट और डेथ रेट सरकार के रजिस्टर में 100% रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं कि भारत में 40% लोग ऐसे हैं जिनका बर्थ रेट रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, 60% ऐसे लोग हैं जिनका डेथ रेट रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। और नैतिकता के आधार पर, मोरल ग्राउंड पे भी सरकार को अधिकार नहीं है कि वो एनपीआर और एनआरसी करे। 27% ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं, 40% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे है। इतनी गरीबी है, इतनी भूखमरी है, देश पीछे जा रहा है और सरकार एनपीआर और एनआरसी लाने की कोशिश कर रही है। मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, देश के अनपढ़ गंवारों को स्कूल भेजो, सारों को, देश के अनपढ़ गंवारों को स्कूल भेजो, सारों को, देश के मजदूरों किसानों को कर्ज माफ करो, सारों को, और देश में जो शिक्षित बेरोजगार है, देश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दो सारों को। उसके बाद देश में बेघर बेसहारा कबायलियों को घर बना दो, सारों को। और उसके बाद चोर उचक्के लुटेरों को और जेल के अंदर बंद करो भगौड़ों को। नरेंद्र मोदी जी, सबसे पहले जो अनपढ़ है उनको स्कूल भेज दो, किसानों का कर्जा माफ कर दो, जो हमारे नौजवान डिग्री लेकर के बेकार है उनको तुम रोजगार दे दो, जिनके सर के ऊपर छत नहीं है उनके लिए घर बना दो, और जो देश लूट करके भाग रहे हैं उनको जेल के अंदर बंद कर दो। उसके बाद तुम एनपीआर और एनआरसी करा लो। लेकिन ये सरकार का मोरल ग्राउंड नहीं है, ये नहीं कराएगी। और हमें ही इस मोरालिटी को याद दिलाना पड़ेगा, हमें ही आगे आना पड़ेगा संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन को बताने के लिए। दोस्तों, एक बात आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि सीए आया है, एक काला कानून है, बहुत सारे स्पीकर्स आए होंगे आपके सामने, उन्होंने बताया होगा। एक इसका एक ऑल्टरनेटिव थॉट आपके सामने रखना चाहता हूं कि आरएसएस के दलाल, आरएसएस के लोग, उनकी मीडिया से जुड़े हुए लोग हमारे हिंदू भाइयों में ऐसी गलत धारणा फैला रहे हैं कि मुसलमानों का एनपीआर एनआरसी होगा, नागरिकता छीन ली जाएगी, देश से उनको भगा दिया जाएगा, उनकी जायदाद, जमीनें, दुकान, उनके घर आपको मिल जाएंगे। तो मैं जो हमारे दबे कुचले दलित, आदिवासी, गरीब मजदूर भाई हैं, उनसे सवाल है कि एनपीआर जब होगा तो मुसलमान उसमें शामिल ही नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको लाइन में खड़ा होकर के एनआरसी कराना पड़ेगा, और एनआरसी करने के लिए आपको कागजात जमा करना पड़ेगा। और कागजात जमा करने के लिए तलाटी के कार्यालय, तहसील के कार्यालय, एसडीएम के कार्यालय, कलेक्टर के ऑफिसेस के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तब आपको याद पड़ेगा कि ये एनआरसी कितना तकलीफदायक है, कितना पेनफुल है। और उसके बाद एनआरसी होने के बावजूद जब सीएए लागू होगा और आपसे फार्म भरवाया जाएगा, तो उस फार्म में आपसे लिखवाया जाएगा कि आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान
और बांग्लादेश से आए हुए हैं। दोस्तों, कितने शर्म की बात है कि जिसकी पीढ़ियां 1000 साल से इस मुल्क में रहती हुई आई है, सैकड़ों पीढ़ियां रहती हुई आई है, उनसे झूठी अफिडेविट ली जाएगी कि आपके बाप दादा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भाग करके आए थे। मान लिया कि आपने झूठी अफिडेविट दे दी, 5 साल के बाद नागरिकता मिलेगी, 10 साल के बाद नागरिकता मिलेगी, 25 साल के बाद नागरिकता मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। और जो नागरिकता सरकार देगी वो कैसी नागरिकता देगी? दूसरे दर्जे की नागरिकता देगी। मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, हिंदू भाइयों, आज आप और हम सभी बाइज्जत शहरी हैं, सम्माननीय नागरिक हैं। हम अपने ही नागरिकता को सरकार के हाथों में क्यों सौंप रहे हैं? आप आइए और नागरिकता को बचाने के लिए और भारत के संविधान को बचाने के लिए हमारी इस लड़ाई में आप शामिल हो जाइए। और जिस दिन हमारी लड़ाई में गैर मुस्लिम भाई शामिल हो जाएंगे, दलित, आदिवासी, गरीब, मजदूर और किसान शामिल हो जाएंगे और हमारा आंदोलन जन आंदोलन बनेगा, उसी दिन हमें कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, ये बार बार कहा जा रहा है कि आपने आंदोलन तो शुरू कर दिया है, ये कब तक चलेगा? हम भी कहते हैं अभी तो कुछ दिन और कुछ हफ्ते हुए हैं, अभी तो कुछ दिन और कुछ हफ्ते हुए हैं, महीनों और साल बचे हुए हैं। हमारे भाई ने कहा कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, बहुत दुरुस्त है, लेकिन उसके पहले आप नोट करके रख लीजिए कि हम एनपीआर का फॉर्म नहीं भरेंगे। एनपीआर का फॉर्म नहीं भरेंगे। पहला स्टेज है कागज दिखाना, तीसरा स्टेज एनपीआर का फॉर्म नहीं भरेंगे। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि एक अच्छी अलामत है कि हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि कौमों की जिंदगी में और मुल्कों की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है कि आपके पास सिर्फ 2 चॉइसेस होते हैं, या तो जालिमों के सामने सरेंडर कर दो, अपने आप को सुपुर्द कर दो, वो जो कहते हैं उसको मान लो, या लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। आज हमें पता है कि भारत का मुसलमान इन जालिमों के सामने, इन झूठों के सामने, इन भगौड़ों के सामने, इन बहरूपियों के सामने सरेंडर नहीं करने वाला है। इनके सामने सिर्फ और सिर्फ हम लड़ाई लड़ेंगे। और हम कैसी लड़ाई लड़ेंगे? पीसफुल लड़ाई लड़ेंगे, डेमोक्रेटिक लड़ाई लड़ेंगे। और आज तक हम लड़ते हुए आए हैं। दोस्तों, नो साइलेंस नो वायलेंस, हमें चुप नहीं बैठना है, लेकिन किसी तरह की हिंसा नहीं करनी है। आज तक आपने देखा कि हमारी मां बहनें शाहीन बाग में बैठी हुई हैं, वहां पे जो भी हिंसा हुई बाहरी लोगों ने आकर के हिंसा की, गोलियां चलाने एक वाली बात हुई, आरएसएस का आदमी पकड़ा गया। उसके बाद बदनाम करने की कोशिश हुई, पाकिस्तान के नारे लगाने की कोशिश हुई, और जब उन औरतों के ऊपर से बुर्का उतार करके उनकी इंक्वायरी हुई तो पता चला कि ये औरतें कौन है, ये आरएसएस के जरिए भेजे गए औरतें थी। बदनाम करने की कोशिश हुई। इन बदनामी का एहतियात करना पड़ेगा, इन चीजों से बचना पड़ेगा, और हमें रास्ते पे उतर करके जमहूरी और पीसफुल वे में सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जब तक आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आपका वजूद खतरे में रहेगा। आप बताइए कि आप लड़ाई के लिए तैयार हैं? और जब आप लड़ाई लड़ेंगे, आप खड़े रहेंगे, तभी इस आंदोलन का दायरा बढ़ेगा।
और आंदोलन के दायरा को बढ़ाने के लिए दूसरे चरण में हमको दलितों को शामिल करना है, क्योंकि ये सरकार उनके भी खिलाफ है, उनके भी वजूद को मिटाना चाहती है। तीसरे चरण में हमको आदिवासियों को शामिल करना है, क्योंकि ये सरकार उनके भी वजूद को खत्म करना चाहती है। और आखिरी चरण में सारे जो दबे कुचले लोग हैं उनको शामिल करना पड़ेगा, और जन आंदोलन बनेगा तब जाकर के हमें कामयाबी मिलेगी। और हम ये भी कहते हैं कि होम मिनिस्टर कहते हैं कि सरकार एक भी कदम पीछे नहीं हटाएगी। हम भी सरकार को चैलेंज करके कहते हैं कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है, हम सड़क से एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। तो बहरहाल आप लोगों ने हमें बुलाया और यहाँ पे कुछ बातें कहने का मौका दिया। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सिर्फ एक बात याद करके रखिए दोस्तों, एनपीआर के फॉर्म को नहीं भरना है, और हमारे जो भी भाई